तो अभी हमारे पास एक टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर। तो कल हमने कहा था कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यदि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक नहीं करना तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई मुद्दा नहीं है। बट अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब ये जो आज आप जो भी पढ़ने वाले हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चूंकि थ्योरेटिक मैंने ऑलरेडी इसमें पॉइंट्स बना दिए हैं, वैसे तो कोशिश करिए हमने पॉइंट हम बनाए, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि ना आए क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हुए, बट स्टिल तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हो सकता है एक बार में आपको थोड़ी परेशानी आए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, ऑडिटर शुड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स एंड शुड, काम का यहां से, क्योंकि पहली लाइन तो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आगे यहां से इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट ऑपरेशंस ऑफ दीज इंटरनल कंट्रोल, राइट। ये जरूरी है। हम ना किसी भी इंटरनल कंट्रोल पे क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं किया जा सकता। हमें इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशंस का इवैल्यूएशन करना ही है, ठीक है। क्यों? अपॉन विच ही विशेस टू रिलाई इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड टाइमिंग। अच्छा, हम आगे की लाइन छोड़ दीजिए, पहले हम अपना कॉमन सेंस लगा लेते हैं। हमारा कॉमन सेंस क्या है? ये सारी रामायण हम कर क्यों रहे हैं? ये इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना, ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये सब करने का पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना और इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, इसे करने का पर्पस क्या है? इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन, और ये हम पहले पढ़कर आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्यों जरूरी है? टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बात खत्म। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी कौन सा? सब्सटेंटिव, क्योंकि कंप्लायंस तो हम कर ही रहे हैं, तो ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव। इतना सही तो बोलना था आपको, बात खत्म हो गई। अब इसमें वो सब जो आपने बोला वो सही बोला कि हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आपने ये नहीं बोला, आपने बोला अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो आपने भी यही बोला। आगे हमें ओपिनियन देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है, कम चेक करना पड़ेगा। टेक्निकली बात करें तो सैंपल लेना होता है। तो जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसका नेचर एंड टाइमिंग एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए कितना चेक करना है, कितना चेक करना है, कितना कम, कितना ज़्यादा, वही तो करने के लिए करते हैं। इतनी छोटी सी बात थी। अब आप पूरी रामायण लिख रहे हैं लेकिन काम की बात नहीं लिख रहे। नंबर कहाँ से आएंगे बताओ? सही होने से नंबर नहीं मिलते बेटा, नंबर मिलते हैं उस चीज़ के जो एग्जामिनर को समझ में आता है। आपको इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं कि लैंग्वेज पे कमांड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज पे कमांड के लिए आपकी कोई इंग्लिश अच्छी होने की बात नहीं चल रही है, ये लैंग्वेज पे कमांड होने का मतलब है। अब देखो, एक तो बात छोटी सी, कम शब्दों में जो वो चाहता है वो मिल रहा है, ठीक है। बड़ी होते ना, बड़ी है वो बिजनेस में, बड़ी और सिंधी बिजनेस में सबसे सक्सेसफुल क्यों होते हैं मालूम है? वो कभी भी ये दिमाग ही नहीं लगाते कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, वो दिमाग इस बात पे लगाते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, राइट। आप किसी भी बड़ी की दुकान पर जाओ, है ना, खासतौर पर अगर गांव की है या शहर में बड़ी दुकान है, मल्टीपर्पज आइटम की दुकान होती है, वो सबसे ज़्यादा चलती है। और वो दुकान या तो सिंधी खुलेगा या तो बढ़िया खुलेगा, उसमें भी सिंधी ज़्यादा खोलेंगे। उसका रीज़न होता है, उनको पता होता है कि कस्टमर जब दुकान पर आए ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही बाद में वो सामान उसके 2 दिन काम में आए और बाकी 10 दिन काम में ना आए या 100 दिन काम में ना आए, आपने जो जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो अगर आप नहीं लिख रहे ना, तो आप कितना ही अच्छा लिख कर आ जाओ, कितना ही बढ़िया लिख दो, वो सब बेकार है। आई बस समझ में? और ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो काम अब करने वाले हैं वो काम कर ही इस ऑब्जेक्टिव के लिए रहे हैं। जो काम हम करने वाले हैं हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनल, अच्छा इसको भी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, टू डिटरमाइन, राइट। क्यों हम लोगों को, इसको मैं हटा देता हूं यहां से बीच में से, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं बस,
वो भी सिर्फ बढ़ा रहे हैं, जरूरत नहीं थी। टू रिलाई और नॉट टू रिलाई, ठीक है, ऑन इंटरनल कंट्रोल्स टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। टू रिलाई और नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आ गई बात समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अब आप पीछे वापस से आते हैं। आप देखो इन्होंने क्या लिखा, इवैल्यूएट ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल अपॉन विच ही विशेस टू रिलाई, वाई इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव, ठीक है। अभी बात समझ में आई क्या? मैंने कहा था कल घर से पढ़कर आना, पढ़ के तुम में से एक भी नहीं आया होगा। पढ़कर आते तो फिर तुम ये गलती नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखना। अब आता है बेनिफिट्स क्या है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने लिख दिए इतने सारे। बहुत बढ़िया एक सवाल बन जाएगा आपके लिए एग्जाम में, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने का या इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करने का बेनिफिट क्या है। बाकी तो एक छोटा सा ही बेनिफिट है यार, सिंपल सा बेनिफिट है। हमको ये पता चल जाता है शुड वी रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल और नॉट, राइट। और स्पेशली कल याद हो तो मैनुअल इंटरनल कंट्रोल्स कल हमने कहा था कि वो जैसा दिखते हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग लिया एंड यू फाउंड देम बेटर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी अच्छे से काम कर रहे हों, ठीक है। ये पॉसिबल है, दे आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। तो ऐसे में हम लोगों को उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सही नहीं है, ठीक है, तो नहीं चेक करना। क्या क्या बेनिफिट है, और इस पर क्वेश्चन बनेगा, वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे ही आपने उसके इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करा, आपको ये पता चलेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ऑर्डिनरीली यानी जब कंपनी में डे टू डे फंक्शंस होते हैं उस दौरान वो फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। समझा मेरी बात? यानी इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो क्या होना चाहिए, जिस समय इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है, डेली बेसिस पे भी ऑपरेट हो रहा होगा, उस दौरान वो फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। यदि इसका आंसर आ जाए यस, तो आप इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कर लीजिए, ठीक है। मतलब इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है तो आपको फ्रॉड एंड एरर कम मिलेंगे। कम मिलेंगे मतलब आपको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया आपको। दूसरा, whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by the management। क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल में एडिक्वेटली काम कर भी रहा है या नहीं। यदि आपको लगता है इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेटली काम नहीं कर रहा, ठीक है, जैसा हमने सोचा था, तो इसका मतलब आप रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा सोचा था मतलब एज प्लान्ड, मतलब इसके दो मतलब है, जैसा मैनेजमेंट ने प्लान करा था इंटरनल कंट्रोल को लगाने का। दूसरा एक और है, जैसा आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो आपको भी एक अंदाजा लगा होगा ना कि इंटरनल कंट्रोल कैसा होगा, वो वैसा है या नहीं, ये पता चलेगा। थर्ड, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग और नॉट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाती हैं, मतलब वो इंटरनल कंट्रोल करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए उनका अपना एक डिपार्टमेंट होता है कॉल्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया ही है। आप समझो ना, इंटरनल कंट्रोल लगाने और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने के लिए कोई डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन हिज वर्क। क्या कोई ऐसा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले इंटरनल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट फिर भी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल कंट्रोल है क्या which is giving some benefit to the auditor। for example, अगर assets के मैनेजमेंट को करने के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल लगाए, दो वो हमारे लिए काम करे, मैनेजमेंट मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, एसेट का फिजिकल सेफगार्ड करने के लिए मैनेजमेंट ने कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया। अब इसका अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं है, पर ये जितना अच्छा होगा एंटिटी की एसेट्स के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे होंगे। तो अब वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेकिन हमारे काम का है, तो उससे और ज्यादा इंटरनल कंट्रोल की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई।
इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्डिंग द एसेट्स और नॉट, ये पता चल जाएगा। अब इसके आगे आप देखोगे ना बकवास मिलेगा आपको अब, राइट? यानी अब ये ऐसा लग रहा है कि बेकार में पॉइंट को खींचने के लिए बनाया, अदरवाइज इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। इंटरनल कंट्रोल, हाउ फॉर एंड एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मैनेजमेंट अपना काम सही कर रहा है या नहीं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इफ इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, सब बढ़िया है, तो ये काम हो ही रहा होगा। ये इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन से आपको पता चल जाएगा, अरे सबका आंसर एक ही है, इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, राइट? और हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट कैन बी, जो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट ने बनाए और हमें दिए या उन्होंने अपने इंटरनली यूज करे, जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने हमें दिए, कई बार हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, सर्टिफिकेट एक्स टू द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, सर्टिफिकेट एक्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इस तरह के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हम लोग मैनेजमेंट से लेते हैं। वो सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट्स कितने रिलायबल होंगे ये आपको पता चलेगा। और हाउ द एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन दैट नीड टू बी कैरी आउट, दैट इज व्हाट द यूज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट? यही मेन पर्पज है, बाकी सब तो फालतू की बातें हैं, ये सब तो इसका ही मतलब बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली। What would be appropriate audit technique? What are the areas where control is weak and where is it is excessive? And whether some worthwhile suggestions can be given? ये तीन हमको पता चल जाता है कौन सा, यानी अगर इन चारों को जोड़ दूं, ठीक है, तो हमें कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सा मेथड लगाना है, हमें कौन सा इंटरनल कंट्रोल कहाँ वीक है, कहाँ एक्सेसिव है, ये सब पता चल जाएगा, यानी हम अपना ऑडिट प्रोसेस आसानी से डिसाइड कर पाएंगे, राइट? इवैल्यूएशन, फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन। देखो, without such an understanding his audit program may become unwieldy and unnecessarily heavy। अब फालतू बकवास पढ़ते हैं फिर से, है ना? अगर आपने इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन नहीं करा तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम लोग सैंपल नहीं ले पाएंगे। सैंपल नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग सारी चीजें चेक कर रहे होंगे, है ना, पूरी चेक कर रहे होंगे 100%, यही होगा, और जिसका कोई यूज नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? हमको समझ में ही नहीं आएगा। ये अननेसेसरली एंड अनविल्डली हैवी, मतलब अननेसेसरली फालतू ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेगी जो कोई यूटिलिटी नहीं कैरी करता। और सच एन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अपॉन अ प्लान ऑफ टेस्ट चेकिंग। सैंपल लेना आसान हो जाता है नहीं, और बाय हैविंग सच एन अंडरस्टैंडिंग ही विल ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट द वीकनेस ऑफ सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंप्रूवमेंट। आप ये मालूम कर पाएंगे कि इंटरनल कंट्रोल में कहाँ वीकनेस है, तो हम मैनेजमेंट को सजेशन दे पाएंगे। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, हम कोई सजेशन नहीं देते। अब इन्होंने लिख दिया, मैंने कहा ना वो जिसको दिया होगा टास्क आईसीए ने, बनाओ बेटा कुछ तो बनाओ, 6 नंबर का बनाना है, 4 नंबर का बनाना है, तो उसका मसाला रेडी करना था, तो भाई ने वो मसाला रेडी कर दिया। फालतू बातें हैं ये सब, हमारा प्रोग्राम तो ऊपर आ गया ना जब आपने ये लिख दिया कि इससे हम लोगों को ये पता चल पाता है कि हमें कितना डीप में एग्जामिनेशन करना है, कितना एक्सटेंड तक एग्जामिनेशन करना है, ये लिख दिया ना। तो इसका यही तो मतलब है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अननेसेसरली फालतू फर्जी बनेगा, कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, कितना भी डीप में जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट, बाय हैविंग सच एन अंडरस्टैंडिंग ही विल बी इन अ पोजीशन, ये तो हो गया, टू द ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखो, एट फर्दर इंटरिम डेट और इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ही मेक असर्टेन हाउ फार द वीकनेस हैव बीन रिमूव्ड। इस साल आपको इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस मिली, अब इस साल तो जो प्रोग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंगली भी वीकनेस से तो रिलाई नहीं करेंगे, तो डिटेल में चेक कर लेंगे, यही तो होगा। लेकिन अगले सालों में जब हम ऑडिट करने आएंगे तो ये वीकनेस दूर हुआ या नहीं हुआ, ये पता चल जाएगा। वेयर द इंटरनल कंट्रोल्स आर कंसिडर्ड वीक इन सम एरियाज, द ऑडिटर माइट चूज एन ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट दैट अदरवाइज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। बेवकूफ है, गधे, नालायक, मूर्ख। जब आप इसमें लिखने की क्या जरूरत थी? अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा किसी एरिया का तो हम क्या करेंगे हम बताओ, है? जोर से बोलो एक तो। अरे किसको चेक करेंगे? किसको? वीक है ना, चेक करने के बाद ही तो पता चला वीक है। हाँ, सब्सटेंटिव वाले में सैंपलिंग नहीं करेंगे, यानी हम वैसे क्या लगाते सैंपल, पर अब सैंपल नहीं लगाएंगे, यानी वी विल अप्लाई दैट प्रोसीजर विच माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, छोटा ही लिख देते, सैंपलिंग नहीं करेंगे, टेस्ट चेकिंग नहीं करेंगे। माइट एक्सटेंड सर्टेन टेस्ट टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहले कान ऐसे पकड़ा, फिर कान को ऐसे और पकड़ा, एक ही तो बात है, अलग अलग थोड़ी ना है। और ही में परफॉर्म एडिशनल टेस्ट टू ब्रिंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन, वो और ऐसा कुछ करेगा जिससे ज्यादा उसका एक ही तरीका होता है भाई, डिटेल में चेकिंग, मतलब एक ही बात है।
ये लग रहा है मेरे को कोई ना कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया बच्चा है जिसने बनाया ये मसाला रेडी करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आराम से, है ना। चलो अभी आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स। 4 स्टार लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 4 इस पे स्टार लगा लो। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्या है देखो, 4 मेथड्स हमारे पास कौन से हैं। पहला है नरेटिव रिकॉर्ड्स। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास में इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के। 4 मेथड्स है, नरेटिव रिकॉर्ड्स, एक फ्लो चार्ट, फिर आएगा क्वेश्चनेयर, फिर उसके बाद में आएगा एक टेस्ट। ठीक है ये 4 ही है, चेक मत करे, 4 ही है। क्रॉस वेरीफाई बहुत करता है ये, इसको भरोसा नहीं होता मेरे ऊपर। तो पहला मेथड हमारे पास कौन है, नरेटिव रिकॉर्ड। इस दुनिया में अगर सबसे गंदा मेथड है ना इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का, वो यही वाला मेथड है। ठीक है ना, इससे गंदा मेथड नहीं है। मैं बताता हूं क्यों है। इसको करना कैसे, अच्छा तुम बोलोगे अभी ये गंदा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एंटिटी के अंदर जाते हैं और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की को इवैल्यूएट, मतलब उसको हम परफॉर्म होते हुए देखते हैं। हम खुद इंटरनल कंट्रोल को परफॉर्म होते हुए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एक डिस्क्रिप्शन रेडी करते हैं। मतलब पहले उसको परफॉर्म होते हुए देखेंगे, फिर उसको लफ्जों में बयां करना है। नहीं, पूरा एक पेपर लो, 1 2 3 4 जितने चाहिए, उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन, दैट टू एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इंटरनल कंट्रोल का पूरा डिस्क्रिप्शन रेडी करना है। कैसा इंटरनल कंट्रोल है, कैसे काम करता है, कौन क्या क्या काम करता है, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, सब पूरा डिस्क्रिप्शन रेडी करते हैं। इसको बोलते हैं नरेटिव रिकॉर्ड्स। यानी पहले इंटरनल कंट्रोल को होते हुए देखो या खुद परफॉर्म करो, राइट। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन रेडी करो, दैट टू एग्जॉस्टिव। मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब होता है आपके उस डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने लिखा उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल में। तो मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब आप एक चीज समझो, हम किसी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को चेक करने ही जा रहे हैं ना, इवैल्यूएट करने जा रहे हैं ना। चेक करने के बाद डिस्क्रिप्शन रेडी करा, तो ये डिस्क्रिप्शन रेडी करना इवैल्यूएशन कैसे हुआ। इवैल्यूएशन तो आप पहले ही कर चुके, यानी बिना चेक करे आप ये डिस्क्रिप्शन रेडी कर नहीं सकते, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझने में ही सालों लगते हैं, महीनों नहीं सालों। मतलब हम जब किसी एंटिटी की ऑडिट 2 3 साल 4 साल करते हैं ना, तब जाकर ऐसा होता है कि आपको उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूरी तरीके से समझ में आने लगता है। कई बार तो 8-8 10-10 साल लग जाते हैं। बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स का इंटरनल कंट्रोल समझने में सालों लग जाते हैं, तब जाकर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल समझ में आता है। आप किसी भी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को कैसे समझ सकते हो जो आप उसका एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन रेडी कर दोगे। सोचो आप, लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। तो ये कहां हो सकता है, जो छोटी एंटिटीज हैं उसमें भी जिनका इंटरनल कंट्रोल इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल समझते हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट नहीं है। मतलब वो सेठ जी की दुकान है एंड सेठ जी इज द सोल इंटरनल कंट्रोल। सेठ जी है, सेठ जी की दुकान है, सेठ जी का ही सारा कंट्रोल है, वहीं एक जगह से इंटरनल कंट्रोल चल रहा है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इंटरनल कंट्रोल। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो वहां पर तो ये रेडी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमको ये करना ही नहीं होता। इतनी छोटी एंटिटीज में इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने की नीड ही नहीं होती। वहां तो हम लोगों को इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वैसी हो रही होती है। ठीक है, तो आपको वैसे कुछ नहीं करना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इसका कोई यूज नहीं है, राइट। यानी आपको ये कहां यूज करना है, स्मॉल एंटिटीज वेयर इंटरनल कंट्रोल इज फॉर्मल, सॉरी इंटरनल कंट्रोल इज नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल है। तो स्मॉल एंटिटीज है, इंटरनल कंट्रोल इनफॉर्मल है। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये टॉपिक पे बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इनमें से किसी चारों में से कोई सा भी एक पूछ लेगा। चारों तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चारों में से कोई एक पूछेगा, बिल्कुल घुमा फिरा कर नहीं पूछेगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूट का इतना लेवल है कि वो इस तरह का सवाल पूछे, राइट। पेपर बनाने वालों का इतना लेवल नहीं है। आजकल जो पेपर बनाते हैं ना लोग, उनका मुझे पता है मैक्सिमम लेवल क्या है। वो बस उनको क्वेश्चन ही बनाने नहीं आ रहे। वो क्वेश्चन इतने घटिया बना रहे हैं कि या तो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं, या तो इतना सिंपल बना रहे हैं कि क्वेश्चन में केस स्टडी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। वो एक पेपर बनाने के लिए किसी को मेहनत करनी होती ना, वो नहीं। अब किसी कोई अच्छा टीचर है, उसको बोला टिपिकल पेपर बनाओ, डिफिकल्ट बनाना है, टिपिकल पेपर बनाना है, वो पता नहीं क्या ही बना दे रहा है। क्वेश्चन ऐसा, आप देखो ना, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपको सेकंड क्लास में पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, नीचे की 2 लाइन में आपसे पूछा है क्या,
तो बाकी सारा पूरा बेकार हो गया, पूरा ही बेकार हो गया, राइट। इस तरह का आ रहा है तो कोई सेंस निकल ही नहीं रहा उस बात का। तो या फिर क्या हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन ऐसा बना रहे कि वो कहाँ भाग रहा है, आ ही नहीं रहा। ये दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए इंस्टीट्यूट का इतना लेवल तो नहीं है कि ढंग का क्वेश्चन बना सके। फिर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या आपसे ये पूछे विच मेथड इज बेस्ट। कैसे, ऊपर एक सिचुएशन दे दे आपको एक एंटिटी के बारे में कि ये एंटिटी है, उस एंटिटी का साइज, उसके नेचर, ठीक है, उसकी ओनरशिप के बारे में कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे प्रोप्राइटरी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है तो उसका बिजनेस बता दिया, कंपनी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट, राइट। ये होता है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब यही होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपने, जिस टॉपिक के बारे में वो है, वो टॉपिक तो पढ़ा है, पर वो जो केस स्टडी है उसमें जो पूछा वो कभी नहीं पढ़ा, ना टीचर ने पढ़ाया ना। तो सब कुछ अगर टीचर क्लास में पढ़ाकर भेज देगा या सब कुछ किताब में होगा और उस पर सवाल होगा, तो बेटा केस स्टडी क्या होगा फिर। केस स्टडी का तो मतलब ही होता है ना प्रैक्टिकल, आपको ऐसे सिचुएशन में फॉल कराना जो सिचुएशन आपने कभी नहीं देखी, जो सिचुएशन आपने कभी नहीं महसूस करी। अब आपको अपना जो नॉलेज है उसको यूज करके उस केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो ये आपने मेथड पढ़ लिए चारों, या पढ़ लेंगे अभी। चारों के फीचर हमने पढ़ लिए, कहां कौन सा यूज होना चाहिए भी पढ़ लिया, आइडिया हो गया। अब आपको जजमेंट करना है। केस स्टडी मतलब वेयर स्टूडेंट नीड टू अप्लाई जजमेंट, उसको बोलते हैं। ये बात भेजे में नहीं जा रही इंस्टीट्यूट के इतने सालों से, 15 सालों से पेपर जो सेटर है उनके भेजे में ये बात नहीं जा रही कि भाई केस स्टडी का मतलब क्या होता है। केस स्टडी के नाम पे जो कट रहा है ना हमारा, मतलब उसकी हद ही है। पेपर का जो लेवल हो गया ना ICAI का, वो इतना घटिया हो चुका है, इतना नीचे स्तर का हो चुका है कि वो पेपर नहीं है, वो फॉर्मेलिटी कट रही। पेपर बनाना ही नहीं आ रहा, CA बना रहे हैं हम लोग यार। CA तो होना ही वो चाहिए जिसको उन चीजों को डील करना आए जो चीजें उसने नहीं पढ़ी। तो एक्चुअल इवैल्यूएशन होता है कि बंदा 15 ऐसे, तभी तो MBA अगर कोई IIM से करके निकलता है उसकी इतनी वैल्यू क्यों है। उसके अंदर पेपर जो आता है ना, वो पेपर इतना टिपिकल आता है, वो टिपिकल नहीं होता है, केस स्टडी होती है। वो सब पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन वो नहीं पढ़ाते जो एग्जाम में देंगे। नहीं पढ़ाते मतलब सिचुएशन। अब वो कह रहे हैं आपको पढ़ा दिया ना हमने इतनी सारी बातें, अब लगाओ ना अपना जजमेंट, उसको यूज करो और बताओ ये सिचुएशन अगर तुम्हारे सामने रियल लाइफ में आती तो तुम क्या करते। टीचर से किताबें पूछ के खोल के देखते कि सोल्यूशन क्या होगा। तो वो करना चाहिए ना, इसीलिए आप उसके लिए थोड़ा रेडी रहें। कोई किसी दिन तो ऐसा होगा, कोई अच्छा पेपर सेटर आएगा जिसे केस स्टडी का मीनिंग समझ में आएगा और केस स्टडी को ऐसा बनाएगा कि बच्चा भी उसको इंटरेस्ट ले। और वो केस स्टडी होते ना, तो हम आपको पढ़ा रहे होते, हम यहाँ सॉल्व कराते हैं आपको कि यार देखो क्या होगा। चलो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो कोई एंटिटी का नाम दे दिया, प्रोप्राइटरी फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, HUF, इंडिविजुअल, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी हो सकता है। वैसे पूछेगा तो प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, LLP या कंपनी, इसके 4 के बाहर नहीं जाएगा। उसका बिजनेस का नेचर दे देगा, उसका साइज दे देगा, ठीक है, उसका मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें कंट्रोल कैसे होता है वो बता देगा। इस तरह की कुछ बहुत सारी चीजें आपको बता देगा। फिर आपसे पूछेगा कि दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, नाउ विच मेथड इज गुड। तो आप देखो, अगर मान लीजिए एंटिटी छोटी है, अब जजमेंट आपको लगाना है। वो नहीं लिख रहा क्वेश्चन में स्मॉल एंटिटी है नहीं है, आपको जज करना है कि वो एंटिटी के साइज नेचर के अकॉर्डिंग वो स्मॉल है या नहीं। आपको जज करना है कि जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो अगर आपको लगे स्मॉल है और इनफॉर्मल है तो फिर क्या लिख कर आएंगे, नरेटिव रिकॉर्ड या फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी नरेटिव रिकॉर्ड का ही तो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेकलिस्ट है, क्वेश्चनर। ये आप इसके लिए थोड़ा मेंटली रेडी रहना। इवन हो सकता है अभी जब आपके टेस्ट हो, क्लास टेस्ट, उसमें भी हम आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दें, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट हमारे पास में चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को जब पढ़ेंगे ना तो आप ये पूछना ही मत मेरे से सवाल कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर दो अलग अलग क्यों बनाए। इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर बाद में देंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं होता क्या है। आप कभी किसी गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो जब नई खरीदते हैं ना तो उसकी जो शुरू की 3 सर्विस होती है वो सर्विस सेंटर में होती है, कंपनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। कभी अगर मौका मिले जीवन में तो आप खुद जाना सर्विस सेंटर पे और आप देखना वो सर्विस करने का तरीका क्या होता है। एक सर्विस एडवाइजर आपके पास आएगा, वो सर्विस एडवाइजर के हाथ में एक प्री प्रिंटेड नोटबुक होगी। प्री प्रिंटेड मतलब पहले से प्रिंटेड होती है। उसमें उस गाड़ी में जितने तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन सब के बारे में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किया की गाड़ी है, ठीक है। अब किया के 10 मॉडल आते हैं अलग अलग, 10 अलग अलग मॉडल्स और 10 अलग अलग मॉडल में 4-4 वेरिएंट, 40 तरह की गाड़ियां हैं। उन्होंने अपना एक पहले से लिस्ट रेडी करा कि इन 40 गाड़ियों में
क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब उन 40 गाड़ियों में कम से कम 15 प्रॉब्लम होंगी जो कॉमन होती होंगी, राइट, और 2 या 3 या 1 प्रॉब्लम ऐसी होगी जो किसी एक गाड़ी में होगी, बाकियों में नहीं होगी। उन्होंने वो भी मेंशन कर दी, 15 कॉमन नीचे मेंशन कर दिया आपने, वो भी जो कुछ कुछ गाड़ियों में होती है, कुछ में नहीं होती, होता ना फीचर, जैसे सनरूफ है। अब सनरूफ का फीचर हर गाड़ी में नहीं होता, पर उन्होंने फिर भी लिखा सनरूफ, राइट, ऐसा उन्होंने मेंशन कर दिया। ऐसा उन्होंने एक लिस्ट बना ली और वो उन्होंने दे दी मैकेनिक को, मैकेनिक भी नहीं, सर्विस एडवाइजर, ठीक है। अब सर्विस एडवाइजर होता क्या है रियल लाइफ में, क्या होता है, हम लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्या करते हैं कि यार बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इमीडिएट अटक गई तो अलग बात है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कि यार जब सर्विस पे देंगे इसको भी दिखाना है, जब सर्विस पे देंगे इसको भी दिखाना है। पर जिस दिन सर्विस पे देते ना उस दिन वो याद ही नहीं आता, वो भूल गए, फिर सर्विस होकर आ गई गाड़ी, फिर जब चलाने बैठे क्योंकि प्रैक्टिकली चला रहे हैं, फिर जब चलाएंगे ना तब अरे यार ये तो भूल ही गए, अब अगली अगली सर्विस तो होगी 6 महीने बाद। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कितना मुश्किल काम है। तो और सर्विस एडवाइजर है वो भी वैसे उनको पता होता है, लेकिन वो भी यार इंसान ही तो है। अब बात करते करते वो बेचारा नहीं याद रहा, उसको पूछा या वो उसको भी याद नहीं आया ये पूछूं, आपने जब वो 20-25 लिख दिए ना, भूलने का झंझट ही खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, वो उसके अकॉर्डिंग टिक करता जाएगा। मान लो कोई प्रॉब्लम आप बताना भूल गए तो उसकी तो चेकलिस्ट में है ना, वही पूछ लेगा कि सर क्या एवरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सनरूफ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपकी गाड़ी में है ही नहीं, जैसे सनरूफ है ही नहीं आपकी गाड़ी में, तो उसके आगे क्या कर देगा, क्रॉस लगा देगा या एनए लिख देगा, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और जिसमें है उसमें प्रॉब्लम है तो टिक या यस, नहीं है तो क्रॉस या नो, मतलब टिक यस क्रॉस नो एक ही बात है, आप कैसे भी कर दो, तो 3 ही आंसर होंगे, यस नो और नॉट एप्लीकेबल। अब सेम पैटर्न हमारा है, हमने लेकिन ये करते कब है, जब आप साल हो गए, आपको 10-12-15 साल 20 साल हो गए ऑडिट्स करते करते, है ना, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो चुके हैं, अलग अलग घाट का पानी पी लिया आपने। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जनरली किसी भी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में जनरली कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या किसी भी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में कितनी चीजें होती हैं, राइट। उसकी हमने एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दी, यानी एक समझ लो हमने 10-20-50 क्वेश्चन रेडी कर दी। अब ये सवाल हमने बनाए जिसके आंसर से ये पता चल जाएगा कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, परचेज ट्रांजेक्शंस आर अकर्ड और परचेज ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड ओनली व्हेन दे आर अप्रूव्ड बाय परचेज मैनेजर, या नो परचेज ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन विदाउट अप्रूवल ऑफ परचेज मैनेजर, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। अब आंसर है यस, मतलब इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, आंसर है नो, मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक। क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझो, इंटरनल कंट्रोल ये शब्द आप और मैं समझते हैं, ठीक है, जो स्टाफ है वो नहीं समझता। कुछ चीजें होती हैं जो सब कर रहे हैं पर उनको उसका टेक्निकल नाम नहीं पता, आपको टेक्निकल वर्ड नहीं पता। क्या आपको लगता है गोलगप्पे वाला अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता होगा? गोलगप्पे वाला सिंपल नॉर्मल ठेला लगाता है, क्या वो अपना प्रॉफिट नहीं निकालता? वो क्या नहीं करता होगा? क्या वो कॉस्टिंग नहीं निकालता होगा? कॉस्ट कैलकुलेट करता होगा ना। अब आप उसको बोलो डू यू नो अबाउट द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो पानी में डुबो देगा आपको। उसको आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो उससे यार। आप उसको बोल रहे हो वो प्रॉफिट निकालता होगा, प्रॉफिट निकालता होगा तो एक पीएनएल बनाता होगा, दिमाग में बनाता होगा ये इनकम है खर्च है। आप उसको बोल रहे हो डू यू फॉलो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो आलू का मसाला है नहीं, उसको थोड़ी ना समझ में आ रहा है। आप उससे ये सवाल पूछोगे, उसकी ऑडिट करो और आप ऐसे सवाल पूछोगे, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड द सिंपल लैंग्वेज, राइट। आप उससे ये पूछो क्या भाई तुम्हारे यहाँ परचेज का ट्रांजैक्शन कोई भी कर लेता है क्या, या कोई अप्रूवल भी होता है? उस अगर ऐसे थोड़ी ना होता, अप्रूवल होता है परचेज मैनेजर का। ये बात उसको समझ में आ रही है। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रांग। उसकी भाषा में क्या है? बिना परचेज के, बिना अप्रूवल के परचेज नहीं होगा। सवाल गलत पूछ लिया, तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना, तो बात सामने वाले के समझ में आए। तो ऐसे आपने 40-50 क्वेश्चन रेडी कर दिए, राइट, और आपने अपने आर्टिकल को दे दिए, यानी अपना ऑडिट स्टाफ। अभी ऑडिट स्टाफ जाएगा, उन सवालों को पूछेगा, उसका जवाब लेगा और जवाब भरेगा। जब पूरी भर जाएगी लिस्ट, ठीक है, तो उस पर नीचे साइन कर देगा अपने जो भी आर्टिकल भर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम उसको चेकलिस्ट के आंसर को पढ़ेंगे, आंसर यस नो नॉट एप्लीकेबल होगा, उसको पढ़ के हम इवैल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल कैसा होगा। इसको बोलते हैं चेकलिस्ट।
समझ गए आप? चेकलिस्ट टिक करते जाए, हो गया। अच्छा, यही क्वेश्चनर भी है। फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है कि क्वेश्चनर हम नहीं भरते, क्वेश्चनर हम एंटिटी के स्टाफ को दे देते हैं, आप भर के दो। यानी आप सवाल खुद से पूछो और आगे टिक करते जाओ। क्वेश्चनर थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि हमें तो भरनी नहीं है, एंटिटी के स्टाफ को भरनी है, तो हम उनको दे देते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन पूछो ना, आपका क्या जा रहा है, आपका तो टाइम लग नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं अलग अलग और बनाओ, सेल्स का अलग, परचेज का अलग। क्यों? एक बार में सारी भर जाएंगी। जैसे एक ही चेकलिस्ट है, एक ही क्वेश्चनर है, तो उसमें सेल्स के भी क्वेश्चन है, परचेज के भी हैं। अब सेल्स वाले जब अपने सब टिक टिक कर लेंगे, उसके बाद में फिर परचेज वाले, फिर अब वो घूमने में टाइम लगेगा ना, आप अलग अलग बनाओ ना। सो एट ए टाइम सारी भर रही है। हम कहते हैं ऑडिट के दौरान आप 3 बार भरवाओ, एक बार भरवा ली, मजा नहीं आया, दोबारा भरवाएंगे, फिर भी वो वाला मजा नहीं आया हाईएस्ट लेवल, एक बार और भरवा लो। तुम्हारा क्या जा रहा है इसके अंदर, राइट? तुम्हें तो भरनी है नहीं, उनको भरनी है, बढ़िया है। 3 बार भरेंगे तो पता चलेगा ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं क्वेश्चनर। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखो चेकलिस्ट देखते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस, राइट? कौन पूछेगा? मेंबर ऑफ ऑडिट टीम। फॉलो और आंसर। फॉलो और आंसर मतलब वो लोग उसको फॉलो करेंगे, मतलब वो उसको पढ़ के एंटिटी में चेक करेंगे और आंसर लेंगे, वो खुद ही आंसर देंगे, ठीक है। सो ऑडिटिंग स्टाफ विल आंसर द क्वेश्चंस बाय इटसेल्फ, लेकिन एंटिटी से पूछ के, देख के एंड एक्सेट्रा, खुद अपने आप नहीं। आ रही है आपको बात समझ में? नींद आ रही है क्या आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा? ऊपर से निकल रहा है? हल्की हल्की सी निन्नी, छोटी थोड़ी सी नहीं? चलो, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ये तो बिल्कुल ठीक है। इस पे अपन थोड़ी देर बाद में बात करें, पहले एक बार पढ़ लें। आओ। When he completes the instruction, he initials the space against the instruction. Answer to checklist instruction are usually yes, no or not applicable. This is again an on the job requirement and instructions are framed having regard to the desirable element of internal control. याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए उस एंटिटी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए, उस एंटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जनरलाइज भी बना दो ऐसे, ठीक है। अब इसमें तो गलती होने के चांसेस कम ही है क्योंकि हम ही भर रहे हैं। क्वेश्चनर में क्या होता है? क्वेश्चनर में देखो काफी बड़ा चौड़ा है, लेकिन पूरे का मतलब वही है। देखो जो जो मैंने ब्लू करा ना, अपन खाली वही पढ़ेंगे। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो बनाओ, आपको नहीं भरना ना, इसलिए कोई चिंता नहीं है, एंटिटी से भरवाना है, उसके स्टाफ को दे देंगे, वो भरेंगे बैठ के। तो कॉम्प्रिहेंसिव, राइट? बल्कि हम तो कहते हैं जो चीज एक क्वेश्चन से जानकर आप समझ सकते थे, उसके भी आप 3 सवाल बना दो। परचेजेस आर ऑथराइज्ड और नॉट, परचेज एंट्रीज आर डन ओनली व्हेन परचेज बिल इज रिसीव्ड, पेमेंट इज मेड ओनली आफ्टर 15 days ऑफ परचेज और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ स्टॉक। बात 3 एक ही थी, बट हमने 3 में पूछा, तो पूछो ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाओ। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड और फॉर्म फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये सच में है, ये सबसे मेहनत वाला काम है, पर सबसे अच्छा मेथड है। मेहनत वाला भी आप समझो एक बार के लिए ही है, मेहनत भी एक बार के लिए, राइट? यानी जब आप पहली बार क्वेश्चनर बनाओगे, बाकी तो उसके बाद में जब एंटिटी में जाएंगे तो उस क्वेश्चनर को थोड़ा सा अपडेट करना होता है, अपडेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। सो इट इज लाइक अपडेटेड बाद में। तो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू नो अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी। इसका फायदा बताता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, योर एफर्ट 0, राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेपरेट नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अलग मेहनत, ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं 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 नहीं। जाते ही एंटिटी में घुसते ही पहले दिन ही पकड़ा दो, ये फर रहे आप नहीं, सेल्स वाले को सेल्स का, परचेज वाले को परचेज का, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वाले को इनडायरेक्ट, सबको पकड़ा दो। अपने तो टाइम बहुत है, 3 महीने लगेंगे ऑडिट में, दोबारा करवा लेंगे, अपना क्या जा रहा है, नहीं। और अब कुछ नहीं करना आपको, यानी आपने वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए इतनी सारी चीजें पढ़ी, वो सब 0 हो गई, ठीक है। और चूंकि डिटेल्ड में क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी डिटेल में मिलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी किस चीज के बारे में, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के एग्जिस्टेंस।
उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और ओवरऑल एफिशिएंसी, राइट। एक फायदा, द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ओवरसाइट और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसेस इज लेस। ओवरसाइट समझते हो? ओवरसाइट का मतलब होता है वो यार दिमाग में ही नहीं आया, यार ये तो भूल ही गए अपन, ये यार उस समय याद ही नहीं आ रहा था यार, ये लफड़ा ही खत्म, क्योंकि आपने पहले से बना के रखा है। तो कोई चीज हम पूछना भूल जाएंगे, कोई चीज इसको बोलते हैं ओवरसाइट या ओवरलुक। ओवरलुक मतलब कोई चीज आप भूल गए, तो वो ओवरसाइट या ओवरलुक जो है वो नहीं होता, ठीक है। और देखो कहां गया सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज ओवरसाइट और ओमिशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर इज लेस। ओवरसाइट और ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना। With a proper questionnaire, all internal control evaluation can be completed at one time or in sections। ये आपकी इच्छा, पूरी क्वेश्चनर बना ली, चाहे तो टुकड़ों में तोड़ लो, तो सेपरेट सेक्शन कर लिया आपने, हर एक सेक्शन को अलग अलग लोगों को दे देंगे, वो लोग इवेलुएट करते जाएंगे मतलब आंसर, चाहे तो एक साथ पूरा कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आपकी चॉइस है। अच्छा होता क्या है, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना बेटा, ये नोट्स जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, हैं ही अच्छे, बहुत शानदार है, नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नहीं है एक्चुअल में है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये एक दिन में नहीं बने, ये कल रात को बैठ के नहीं बनाए गए हैं, राइट। इसमें सालों लगे हैं। पहली बार जब नोट्स बनाए होंगे तब इतने अच्छे थोड़ी ना बने होंगे यार, तब खराब ही बने थे नोट्स यार, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। फर्स्ट बैच जब हमने सीए इंटर का पढ़ाया होगा और उसमें नोट्स बनाए होंगे, बहुत खराब बने होंगे नोट्स, राइट, वर्स्ट नोट्स कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वो पहली बार थे। तो धीरे धीरे अगली बार हमें लगा कि यार ये होना चाहिए, बच्चों ने बताया इसमें ये कमी है, थोड़ी बच्चों ने बुराई करी होगी, थोड़ा हमें लगा होगा, 4 जगह से गालियां पड़ी होंगी, नहीं, तब जाकर हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आए होंगे, उनके आंसर बच्चे नहीं कर पाए होंगे, फिर सुधार करा होगा, तब जाकर होता है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी कोई पहली बार में परफेक्ट नहीं बन जाती, सालों लगते, राइट। पहली बार बनाई, उससे हमने इंटरनल कंट्रोल इवेलुएट करा, लगाया, ढंग से हो नहीं पाया, और बेटर करा, फिर और बेटर करा, धीरे धीरे ऐसा होता है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको सेक्शंस में तोड़ना पड़ता है, राइट। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, खैर हम उसमें नहीं जा रहे। द रिव्यू कैन बी मेड इजीली बी मेड ऑन इंटरिम बेसिस। आप चाहो तो ऑडिट के दौरान भी करो, मैं तो कहता हूं ऑडिट को छोड़ो ना आप, आपके पास अभी 26-27 चल रहा है, 26-27 की ऑडिट आ गई, ठीक है, पर ऑडिट कब होगी? 31 मार्च 2027 के बाद, अभी तो हो नहीं रही। हाँ तो ठीक है, तब कर लेंगे, जून के एंड में जाके पकड़ा देना क्वेश्चनर, भरो, भरा तो कुछ जा नहीं रहा ना, वो भर के भेजेंगे हमें, जून के एंड में, जुलाई में पता चल जाएगा इंटरनल कंट्रोल ऐसा है, फिर पकड़ा देना अक्टूबर में, फिर जनवरी में पकड़ा देना, फिर अप्रैल में पकड़ा देना, तो पता चलता जाएगा इंटरनल कंट्रोल पहले से बेटर हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंटरनल कंट्रोल आप हमें सही तरीके से बता रहे नहीं बता रहे, ये आपको इजीली पता चलेगा, है ना, कितना आसान काम। तो वो करो ना यार, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर अच्छा होता है। क्वेश्चनर फॉर्म प्रोवाइड्स ऑर्डरली मींस ऑफ डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट्स, ये काम की लाइन नहीं है। जनरली द आंसर्स आर फ्रेम्ड यस और नो और नॉट एप्लीकेबल। यस आंसर मतलब सेटिस्फैक्टरी, नो सेटिस्फैक्टरी मतलब इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी, नो आंसर मतलब देयर इज अ वीकनेस इन सिस्टम, राइट। प्रोविजन इज मेड फॉर एक्सप्लेनेशन और फर्दर डिटेल्स ऑफ नो आंसर, इसका मतलब आगे कॉलम खाली छोड़ दो। प्रोविजन मतलब वो वाला प्रोविजन नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन मतलब अगर कोई बंदा आंसर नो दे रहा है तो उसका आगे एक्सप्लेनेशन लिखने का उसमें स्पेस हम छोड़ते हैं कि भाई क्यों नो आंसर, राइट। द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू द बिजनेस नॉट एप्लीकेबल इज गिवन, ठीक है, क्लियर यहां तक? आओ, द क्वेश्चनर इज यूजुअली इश्यूड टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड, हमें नहीं भरना होता, by the concerned executive and employee if on perusal of answer inconsistencies or apparent incongruities are noticed। perusal का मतलब है जब आप उसके आंसर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भरकर आ गई क्वेश्चनर, अब जब हम उसके आंसर्स को पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ के आपको अगर लगे इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस है, इनकंसिस्टेंसी यानी इंटरनल कंट्रोल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, इनकॉन्ग्रुइटीज है, इनकॉन्ग्रुइटीज मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, The matter is further discussed with by auditors staff with clients employees for a clear picture। हमें कहीं लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई डिलेमा है, सो फिर आगे डिस्कस कर लो ना उन दो चीज बारे में, तो और क्लियर हो जाएगा। एंड द कंसर्न ऑडिटर देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड रिकमेंडेशंस। आई बस में फाइनली हम अपनी रिपोर्ट किसी को देनी नहीं है पर खुद के लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम आगे बढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, टॉपिक क्या है, और ये टॉपिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है,
ये टॉपिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है ना। अच्छा वैसा कुछ नहीं है, लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसी स्क्रीन खोल ली, लिखने के लिए कुछ है नहीं एक्चुअल में, है ना। टॉपिक क्या है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीए फाइनल के अंदर, अब वो बहुत पुराना है फाइनल के हिसाब से, तो अब वो इंटर में आने के लिए डिजर्व करता है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो इंटरनल कंट्रोल है, हम इसका इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, हमने इसका इवैल्यूएशन या जो भी करा, अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन, ये हमने करा, अभी हमने ये, एक मिनट रुको, ये जो इंटरनल कंट्रोल है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इवैल्यूएशन है, ये हमने क्यों करा, ये तो हमने अपने लिए किया था ना, हमारे लिए था कि हमें अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। क्या हमारा कभी भी पर्पस इस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देना होता है क्या? नहीं, ये ध्यान में रखना, राइट। ये जो हमने पूरा करा, इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू रिलाई और नॉट टू डिसाइड। टू डिसाइड whether to rely or not to rely on internal control, ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करें या ना करें। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये डिसाइड करने के लिए, है ना, हम लोग इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। क्यों जानना है ये? क्योंकि हम लोगों को अपना आगे का ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है, राइट। अब ठीक है, इस दौरान क्या होता है, राइट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ ऑडिटर फाइंड्स सम वीकनेस, सम हटा देते हैं, फाइंड्स वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो क्या होगा? अगर आपने जब ये अंडरस्टैंडिंग ली, ठीक है, उसके बाद में आपको इंटरनल कंट्रोल में क्या मिला? वीकनेस मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? डिसाइड टू रिलाई और नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, यानी आप ये वाला काम करोगे। आगे जो लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनना, दिख रहा है क्या आपको? ये दिखेगा। मे, बेटा इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मे, है ना, कम्युनिकेट deficiencies in internal control to management and may give suggestion। इसका क्या मतलब है? हम आपको ये काम करने के लिए तो नहीं आए थे यहां पर, हमारा कभी भी ये करना पर्पस नहीं था ये लेने का, ये तो हमारा एहसान है आपके ऊपर, समझे आप एक बार बिल्कुल बिगनिंग में जाओ, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मेरा काम ऑडिट पढ़ाना था ना। अब ऑडिट पढ़ाने के दौरान मान लीजिए बीच में कहीं कोई लॉ का प्रोविजन आ गया, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, अब वो लॉ का प्रोविजन आपके लॉ सब्जेक्ट में भी है, ठीक है। अब वो आया प्रोविजन रेफरेंस, जैसे एक डिविडेंड का पॉइंट आएगा, तो मैं आपको डिविडेंड को पढ़ाते समय सेक्शन 123 टू 127 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है उनका रेफरेंस दूंगा, तो मैंने आपको उसमें से सेक्शन 123 डिटेल में समझा दिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया। मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उतना जितना मेरे काम का था, पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाया। एग्जाम में आपके लॉ वाले सर ने वो सेक्शन आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपने सोचा ऑडिट में पढ़ लिया। लॉ में क्वेश्चन आ गया सेक्शन 123 पे और उस पॉइंट पर आ गया जो मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने तो वही पढ़ाया था जितना मेरे लिए रिलेवेंट है। आप वो आंसर नहीं कर पाए, मुझे आके धर लिया आप कि सर आपकी वजह से हम फेल हो गए, मेरे 39 नंबर आए, अगर आपने वो ढंग से टॉपिक पढ़ाया होता तो मेरे 41 आ जाते, मैं पास हो जाती, मेरे गिरेबान पकड़ रहे हो। बताओ यार, आपने फेल, मैंने क्या करा भाई? बोले आपने पूरा सेक्शन 123 नहीं पढ़ाया, तो मैं पूरा क्यों पढ़ाऊंगा भाई? पहली बात मैं पढ़ाऊंगा भी क्यों?
मैंने तो एहसान करा ना आपने, वो तो लॉ का टॉपिक था ना, तो वो तो लॉ वाले सर को पढ़ाना था, उनको उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया जो भी करा वो उनसे बात करो, मैं क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? ऑडिट में वो आया होता और वो आपसे नहीं हुआ होता तो आप मुझे बोलते ना कि सर आपने जो पढ़ाया उससे हमारा ऑडिट का क्वेश्चन नहीं हुआ, लॉ का नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार हूं क्या? तो क्या आप मुझे एलिगेट कर सकते हो क्या? इसी तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल चेक करने आए थे क्या? हमारा काम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना। उसके लिए हमें क्या एग्जामिन करना था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम 100% चेक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें सैंपलिंग करनी थी। इसीलिए हमने इंटरनल कंट्रोल चेक करा कि हम अपना सैंपल ले सकें। इंटरनल कंट्रोल चेक करने का पर्पस इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना कभी भी नहीं था। ये तो मेरा एहसान था आपके ऊपर कि मैंने इंटरनल कंट्रोल चेक करा, फिर उसके बाद मैंने अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर लिया। पर मुझे लगा यार मैंने जब चेक करा और मुझे डेफिशिएंसी मिली है तो इन बता देते हैं इनको, नहीं इनको बता देंगे मैनेजमेंट को तो ये सही कर लेंगे, इन गरीबों का थोड़ा भला हो जाएगा, नहीं तो ऐसा सोचकर हमने करा। अब मेरे जाने के बाद मैनेजमेंट को किसी इंटरनल कंट्रोल में कोई बड़ी डेफिशिएंसी मिल गई और उसने ऑडिटर के ऊपर एक क्वेश्चनिंग कर दी कि दैट ऑडिटर ढंग से नहीं करी वरना उसको ये डेफिशिएंसी मिलती। तो हम डेफिशिएंसी ढूंढने आए कब थे? हम आए कब थे मुझे बताओ? तो ऑडिटर को एलिगेट नहीं कर सकते। यहां ध्यान से देखो, में वाई, ठीक है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हमने क्या लिखा? में ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ही इज देयर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो कम्युनिकेट करा, हेंस इफ, अरे बड़ी जल्दी लिया यार तुम, डू नॉट, एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, एक बार इनको ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ऑडिटर डू नॉट, ठीक है, डिटेक्ट एनी डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। डेविएशन बोल दो, वीकनेस बोल दो, और he do not communicate any defect in internal control system to management। ठीक है, he cannot be held रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सीए फाइनल में 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो तुम्हारे चला गया यार, वो रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, लंबा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। वैसे तो हमारा काम, अब जो बोल रहा हूं यहां से ध्यान से सुनना, ऑडिटर कभी भी इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इसलिए नहीं इवैल्यूएट करता कि उसे इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देनी है, ये हमारा कभी पर्पस नहीं होता। ठीक है, हम इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि हमें सैंपल लेना है, हम इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि हमें डिसाइड करना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव। तो हमने इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट अपने लिए करा, आपके लिए नहीं करा था, हमने अपने लिए इवैल्यूएट करा। वो तो हमारी कट सी थी कि हमें इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते समय कोई वीकनेस मिला तो वो वीकनेस हमने आगे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया सो दैट दे कैन इंप्रूव, दे कैन रेक्टिफाई, तो आगे सिस्टम अच्छा हो जाएगा। हमने एक तो एहसान करा तुम्हारे ऊपर, उसके बाद अगर हमारे जाने के बाद तुम्हें इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी मिल गई जो कि हमने तुम्हें नहीं बताई थी, तुमने साला हमें ही लपेट लिया, हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हो कोर्ट में जाके कि ऑडिटर ने ऑडिट ढंग से नहीं करा, राइट? ऐसा नहीं करना। सो ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट डज नॉट इंडिकेट दैट ऑडिटर हैज नॉट कंडक्टेड ऑडिट प्रॉपर्ली। हाँ, हमारा ओपिनियन गलत है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन गलत बनाया, सैंपल गलत लिया, तो आप हमें बोल सकते हो, आप हमें सिर्फ एक ही केस में बोल सकते हो जब हमारा ओपिनियन गलत है, और गलत का मतलब सिर्फ एक ही होता है, जब आपने अपना काम ढंग से नहीं करा। मतलब अगर सेम एंटिटी का ऑडिट मैं कर रहा हूं,
या ये कर रही है या ये कर रही है, हम तीनों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में? तीनों का ओपिनियन एकदम अलग अलग हो सकता है, ये पॉसिबल है ना। इसका क्या मतलब है, इसका ओपिनियन गलत है, इसका गलत है, मेरा गलत है, तीनों का सही है, क्योंकि तीनों का सैंपल अलग अलग था। तीनों का सैंपल अलग अलग था क्योंकि तीनों ने अलग अलग तरीके से ऑडिट को इवैल्यूएट करा। तो गलत गलत नहीं, गलत सिर्फ एक ही केस में ऑडिटर होता है, जब यह प्रूव हो जाए कि उसने अपना काम नेग्लिजेंटली करा, जैसे रिस्क असेसमेंट नहीं करा, रिस्क असेसमेंट करने का वो तरीका फॉलो नहीं करा जो हमने पढ़ा, राइट। आपने इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट नहीं करा, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आपने इवैल्यूएट नहीं करी और सीधा आप सैंपल ले लिए, राइट। ये आपकी बेवकूफी थी, इसकी सजा मिलती है बेटा, बाकी किसी चीज की सजा नहीं है। आई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछो। क्लियर? पक्का? गुड। तो अभी हम लोग ले रहे हैं एक ब्रेक। कुछ पूछना है? हाँ, वो क्वेश्चनर बोल रहे थे आप। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, तो हम कहाँ उस क्वेश्चनर के भरोसे बैठे हैं, हमने उसके आंसर को पढ़ने के बाद इवैल्यूएट करा। अगर हमें कहीं पे भी कुछ लगता है गलत है तो हमने कहा था ना डिस्कस विद मैनेजमेंट। अब उतना जजमेंट तो आपको लगाना आना चाहिए ना कि मैनेजमेंट जो आंसर हमें दे रहा है उसका, जैसे मैनेजमेंट ने बोला हमारा इंटरनल कंट्रोल ऑन डेप्रिसिएशन इज गुड, बट इंटरनल कंट्रोल ऑन एसेट्स हमको सही नहीं लग रहा, मिसमैच हो रहा है ना, तो फर्दर इवैल्यूएट करो ना यार, थोड़ी तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। ऐसे थोड़ी ना कि हम उस क्वेश्चन है, फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आए थे ना इंटरनल कंट्रोल की, थोड़ा उससे मैच करो। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग थी तो क्रॉस तो वेरिफिकेशन करने की हम कोशिश करेंगे ना कि एंटिटी के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो करना पड़ेगा ना, वो तो करना पड़ेगा आपको यार। ठीक है, चलो।